Morning student. In my last class we discussed democratic politics of class 9 chapter number 2. There we discussed about constitution. हम वहाँ constitution के बारे में डिस्कस कर चुके थे. चैप्टर 2 जो हमारा है वो constitution पे बेस्ड है. There we discussed so many topics. Yesterday we discussed about the constitution assembly. जो कल हमारा टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया था. Yesterday we discussed that constitution assembly. Today we will discuss about the guiding values of the Indian Constitution. आज हम क्या पढ़ेंगे कि guiding value क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. सो इन दिस बुक, जैसे कि इस बुक में हमने ये भी स्टडी की है, इस चैप्टर में भी हमने ये स्टडी की है किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली कैसे बनी थी, कौन कौन इसके लिए वर्क कर रहा था. उसके बाद ये भी देखा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, कितने सारे डिस्कशन हुए, कितनी सारी मीटिंग्स हुई और कितने लोगों ने मिलकर इस पर क्या किया, कार्य करा. सो अपन अगर इसकी बात करें तो एक अपन ओवरऑल फिलॉसफी देखेंगे. अगर फिलॉसफी मीन्स इसका हम पूर्ण तरीके से अध्ययन करेंगे तो हम ये भी देखते हैं कि वी कैन डू दिस टू वेज. हम इसको दो वे में देख सकते हैं कि वी कैन ऑफ सम मेजर लीडर्स ऑन योर कॉन्स्टिट्यूशन. हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन जो बहुत ज़्यादा मेजर मुख्य लीडर्स थे हमारे संविधान के. बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन. बट ये किसके इक्वल होगा कि व्हाट रीड द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज़ व्हाट प्रीएमेबल द कॉन्स्टिट्यूशन डज लेट अस टर्न दिस वे वन बाय वन, है ना. अब कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का गाइडिंग वैल्यूज़ कैसे थी, कौन कौन ने, अब क्या होता है हर चीज़ का कोई अपने को क्लास में है तो टीचर आपको गाइड करती है कि नहीं आप इसको ऐसे नहीं तो ऐसे करो, ठीक है. सो द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो क्या है, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. सम ऑफ यू हैव नोटिस्ड अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस. जो आपकी बुक में बहुत सारे स्केचेस भी देके रखे हैं. इन योर बुक सो मैनी स्केचेस ऑफ देयर ऑफ. इसमें जो लोग असेंबली में थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, उसकी क्या देके रखे हैं, पिक्चर्स आपको देके रखे हैं, स्केचेस आपको देके रखा है. अब हम बात करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक और नाम जिसका है वो है महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. वो ऐसा नहीं था, जैसे हमने इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ी वहाँ हमने कहीं भी महात्मा गांधी का जिक्र देखा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में जिक्र ही नहीं था. क्यों नहीं था? इसका कारण ये था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो मेंबर नहीं थे. ये देयर वेयर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन. पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्या किए थे, उनके विजन को फॉलो किया था. ईयर्स एगो राइटिंग द मैगजीन यंग इंडिया. अगर कुछ समय सालों पहले की बात करें, जो मैगज़ीन लिखी गई थी, मैगज़ीन यंग इंडिया इन 1931 में, ही हैड स्पेल्ड आउट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू. ठीक है. अब महात्मा गांधी जो थे, दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया, उनका एक तरीके से ड्रीम भी था, या आप बात करो उनका सपना था कि जो हमारा देश है वो एक तरीके से आत्मनिर्भर बन जाए और किसी पे भी निर्भर न रहे. द ड्रीम ऑफ द इंडिया हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वलिटी वॉज शेयर्ड बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हु प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन. उनने जो उनका आइडिया था कि कैसे भी करके हम देश में क्या लाएँ, समानता लाएँ और सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी वर्ग का हो. तो ये आइडिया उन्होंने किससे शेयर किया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से शेयर किया था. और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बहुत ही ज़्यादा की रोल प्ले किया था किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हाउ इनइक्वलिटीज़ कुड बी रिमूव्ड. अब वो ये है, सबकी अलग अलग सोच थी कि कैसे ये जो असमानता है इसको कैसे क्या करेंगे, हम दूर करेंगे. ही ऑफन bitterly criticized महात्मा गांधी एंड his vision. It is concluded. अब क्या हुआ, जब ये महात्मा गांधी से इस चीज़ का डिस्कशन हुआ, जब उन्होंने डिस्कशन किया तो उन्होंने ये बात कहीं ना कहीं निकाली कि हम उनकी स्पीच में उन्होंने डिस्कशन के बाद निकाला और वेरी क्लियरली कर दिया था कि हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये जो कंडीशंस है, ये जो कंडीशन आ रही है, इसको दूर कर सकते हैं. यू अंडरस्टूड अबाउट महात्मा गांधी ना. अब इसके बाद देख लेते हैं हम फिलोसफी, है ना. ये हमने देखा कि महात्मा गांधी का क्या रोल था. अब इसमें इन योर बुक सो मेनी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडर्स आर देयर. और अलग अलग स्केचेस दिए हैं, लीडर्स दिए हैं कि किस किसने किस में पार्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्ट किया था. नाउ वी विल सी अवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिलोसफी मतलब आप इसका पूरी तरीके से क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं दर्शन अध्ययन, जिसको हम बोलते हैं वो फिलोसफी में आता है. सो वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम struggle and were in the turn nurtured by it
फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब इंडियन डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है राइट टू वोट, मतलब सभी को अपने मत देने का अधिकार है। तो इससे क्या हुआ था, जब डेमोक्रेसी आई थी, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, कंट्री है भी सही, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें क्या है कि कंटिन्यूसली ये हुए कि इंस्पायर्ड होने लगे लोग, अपने अपने राइट्स को फॉलो करने लगे। दिस वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही क्या है, ये सारे किस में लिखा हुआ है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि ये हमारे अधिकार है, फ्री फंडामेंटल राइट्स हुए, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुए, ये कहाँ से मिले? हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं। सो दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यू, या अपन ऐसे बोल सकते हैं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, वो क्या है? एक बेसिक वैल्यू है। शॉर्ट स्टेटमेंट आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ बेसिक वैल्यू। Now, from the American model, most countries were complementary would have chosen to begin their constitution with the preamble. ठीक है, तो ये किसकी बात थी हमारी? ये जो हमारी बात है वो किसकी बात है? हमारे संविधान की बात है, भारत के संविधान की बात हम कर रहे हैं। अब हम देखें कि प्रीम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स कीवर्ड। अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो, आप संविधान देखते हो, तो ये ज़रूरी है कि उसमें हर एक मतलब हर एक वर्ड का अर्थ क्या है आप अच्छी तरीके से समझो, और उसको मतलब समझ में आना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। सो द प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन द डेमोक्रेसी। जैसे कि आप बोलो कि डेमोक्रेसी पे एक पोएम हम रीड करते हैं, उस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी एज अ रीड कर सकते हैं। इट कंटेन्स अ फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट। इट प्रोवाइड द स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवोल्यूट एनी लॉ। ये अपने को ये क्या है, ये अपने को इसमें संविधान में नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? एक ऐसा इवैल्यूट कि आप इवैल्यूट कर सको लॉ को, एक्शन को आप इवैल्यूट कर सको, और टू फाइंड वेदर इट इज़ गुड और बैड, और आप ये जान सको कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यही क्या होता है? सोल होता है। डेमोक्रेसी क्या है? इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं जैसे हम लोग हैं, हम क्या है? हम भारत के लोग हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल। किसके लिए बना गया था? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया था? संविधान क्यों बनाया गया था? लोगों के लिए बनाया गया था, थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन दैम टू अ किंग और एनी आउटसाइड पावर। अब उसमें या तो कोई साम्राज्य की शक्ति नहीं थी, या फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं थी, या फिर किसी ने किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती से कुछ नहीं किया था, सब डिस्कशन के थ्रू और असेंबली के थ्रू इसमें कार्य किया गया था। अब पहले हम देखिए सोवरेन। सोवरेन क्या होता है कि पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। कोई भी व्यक्ति हो उसके पास एक ये राइट है कि वो अपना खुद का एक डिसीजन ले सकता है, या वो इंटरनली मैटर हो या वो एक्सटर्नली मैटर हो। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। कोई भी एक्सटर्नल पावर, कोई भी बाहरी जो शक्ति होती है वो किसी को भी या भारत की सरकार को नहीं परेशान कर सकती। मतलब कि किसी भी तरीके का एक्सटर्नल पावर आप उसको उस पर फोर्स नहीं करवा सकते हो, कोई एक्सटर्नल पावर नहीं लगती है। नेक्स्ट अब बात करें सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को ध्यान में रखा गया संविधान में। सोशलिस्ट क्या है कि वेल्थ इज जनरेटेड सोशली। वेल्थ कैसे जनरेट होती है? सोशली जनरेट होती है। एंड शुड बी शेयर्ड इक्वलिटी बाय द सोसाइटी। और ये ज़रूरी होना चाहिए कि हर एक सोसाइटी में क्या हो? समानता हो, इक्वलिटी हो। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ऑनरशिप ऑफ लैंड। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? मतलब ऐसा करना ही चाहिए कि ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़। मतलब वो इनइक्वलिटीज़ भी वहाँ से क्या हो गई? रिमूव हो गई। सेक्युलर का मीन क्या होता है? सिटीजन्स हैव टू कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। मतलब कि जो लिखा है संविधान में सेक्युलरिज्म, उसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को नहीं मान सकता। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हर व्यक्ति, कोई से भी प्रति व्यक्ति मान लो आप, तो वो व्यक्ति किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। उसके ऊपर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा कि आप इस धर्म को नहीं मान सकते। यदि हम हिंदू हैं तो ये नहीं है कि हम चर्च में नहीं जा सकते और क्रिश्चियन लोग हमारे मंदिर में नहीं आ सकते। दिस इज़ नॉट दैट, दे ऑल आर फ्री, है ना। रिलीजन साइड से सब क्या है? फ्री है। अब हम देखें डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक जैसे कि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है ना।
सो डेमोक्रेटिक इज़ अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट वेयर पीपल एन्जॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट। एक ऐसी डेमोक्रेटिक को अपन ये बोल सकते हैं जहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपने पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एन्जॉय करते हैं। दैट इलेक्ट एंड देयर रूलर्स एंड होल्ड देम इन अकाउंटेबल। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक रूल। अब जब सरकार चलती है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो द पीपल ऑफ इंडिया के लिए बना है। सेकेंड इज दैट, नेक्स्ट इज दैट रिपब्लिक। कौन सा है, रिपब्लिक। अब हम बात, रिपब्लिक में ये होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई शासन चलता हुआ आ रहा है तो उसी शासन को क्या किया जाए, फॉलो किया जाए, ऐसा नहीं होता है इसमें। जैसे कि कोई राजवंश चल रहा है या फिर कंटिन्यू एक राजा के बाद दूसरा राजा आएगा, नहीं। द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन, इलेक्टेड होगा वो पर्सन एंड इट नॉट अ हेरिडिटी पोजिशन। नेक्स्ट इज दैट जस्टिस। जस्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यायिक जो विभाग होते हैं, न्याय जो होता है वो हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है। सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सोशल इनइक्वलिटीज़ हैव टू बी रिड्यूस। अब क्या है, आज हम देख रहे हैं कि जाति का भेदभाव हुआ, छोटे और निम्न स्तर का भेदभाव हुआ। इस तरीका का जो भेदभाव है वो पूरी तरीके से ख़त्म होते जा रहा है। और कई और क्या आ गई है, सभी लोगों में क्या आ गई है, समानता आ गई है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप, है ना। जस्टिस मतलब ऐसा नहीं है कि छोटी जाति वालों के लिए न्याय अलग होगा और उच्च जाति वालों के लिए न्याय अलग होगा, या जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या तो जो पुअर पीपल्स हैं उनके लिए न्याय अलग होगा और जो उच्च लोग हैं उनके लिए न्याय अलग होगा, ऐसा नहीं है। जस्टिस क्या है, न्याय सभी के लिए क्या है, समान है। नेक्स्ट इज दैट लिबर्टी, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक और टॉपिक है। लिबर्टी क्या है, लिबर्टी दिस आर द अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, how they want to do or they thought and they wish to follow their thought in action। मतलब अगर आप सोचते हो तो आप उसको एक्शन में भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट इज इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब ये है कि सभी में समानता, समानता बहुत ज़रूरी है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, है ना। नियम के पहले क्या होना चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यदि किसी पुअर पीपल ने कोई जुर्म करा है तो उसको सज़ा मिलेगी और कोई उच्च व्यक्ति ने जुर्म किया तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। सभी के लिए क्या है, सभी नियम समान है। उसी के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। सभी को ये व्यवहार करना है कि हम सब क्या हैं, एक परिवार के लोग हैं। जैसे कि आप बोला जाता है कि आप ऐसा व्यवहार, या फिर नो वन शुड ट्रीट टू फेलो सिटीजन एज अ इंटीरियर। आप ऐसा व्यवहार किसी के साथ ना करें जो व्यवहार आपको अपने साथ पसंद न हो। मतलब आपको यदि आपके साथ दुर्व्यवहार पसंद नहीं है तो आप किसी के साथ भी दुर्व्यवहार न करें, क्योंकि सामने वालों को भी आपका दुर्व्यवहार पसंद नहीं होगा। तो ये क्या है, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमने किसके बारे में देखा, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में देखा। अब हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जैसे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। अब हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में क्या बोल सकते हैं, अगर आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट और अ वेरियस और अ फिलोसफी। आप कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा नहीं बोल सकते कि या तो सिर्फ वो स्टेट है या तो फिर वो कोई वैल्यूज़ है, स्टेट ऑफ वैल्यूज़ है, या तो कोई फिलोसफी है। सो एज वी नोटेड अबव, कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट इम्बॉडिंग दिस वैल्यूज़ एंड मेनली एंड इनटू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। किसके द्वारा हुआ है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के द्वारा हुआ है। एंड मच ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और जो डॉक्यूमेंट पूरा इंस्टीट्यूशन में बना है, जहाँ बैठक होती थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती थी, इंस्टीट्यूशन में उसको डिज़ाइन करा गया, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो क्या कहलाया, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। अब ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही डिटेल्ड है, मतलब ये बहुत डिटेल में दिया गया है किसके बारे में, संविधान के बारे में। देयरफॉर इट नीड्स टू बी एम्बेडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप अपडेटेड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको क्वाइट रेगुलरली आप क्या करो, अपडेट करते रहो। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट इट हैज़ टू बी अकॉर्डेंस विद द पीपल, टू बी अकॉर्डेंस विद द पीपल एस्पिरेशन एंड चेंजेस इन द सोसाइटी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो बिल्कुल यही ध्यान रख के बना गया था कि वो किसके अकॉर्डिंग हो, लोगों के अकॉर्डिंग हो, किसी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव वाला काम ना हो, मतलब सभी को समान चीज़ मिले। सो अब बात करें, दिस चेंजेस आर फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब पहले से बहुत सारे चेंजेस आ गए और टाइम टू टाइम चेंजेस हो रहे हैं, तो इस टाइम को अपन ऐसा बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इज़ अ वेरी लीगल लैंग्वेज।
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्राइब करता है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को इन अ वेरी, एक बहुत ही ज़्यादा अपन बोले लीगल लैंग्वेज में, है ना, क्या वहाँ पे न्यायिक भाषा होती है। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट टाइम, यदि आप फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, बहुत डिफ़िकल्टी आएगी समझने के लिए। येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है उसको समझना इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन द प्रोसीजर ऑफ चूजिंग पर्सन, और हम बात करें टू गवर्न द कंट्री, इट डिफाइंस हु विल हाउ मच पावर टेक द डिसीजन, है ना। तो ये हमारा क्या था, द रिमेनिंग 3 चैप्टर ऑफ दिस बुक आर नॉट द एक्सपेक्ट ऑफ द वर्किंग एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हमने पढ़ा ये हमारा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन देखी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देखी और इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन देखी। सो टुडे दिस चैप्टर इज completed. In next class we will continue our chapter. Thank you so much.